हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इटली की स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है, बट मैं वेट कर रहा था कि वीएफएस की वेबसाइट पर कब जो है वीज़ा की चेकलिस्ट अपडेट होगी। सो फाइनली जो वीज़ा की चेकलिस्ट है वो अपडेट करें। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इटली स्टडी वीज़ा। तो अगर आप इस इंटेक में अप्लाई कर रहे हो या अगले इंटेक में अप्लाई करने वाले, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और मेरा खुद का वीज़ा जो है वो भी मुंबई कॉन्सुलेट से लगा था, हालांकि उस समय जो है रूल्स काफ़ी डिफरेंट हुआ करते हैं, अब काफ़ी डिफरेंट हो गए। तो जो चेंजेस है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कॉन्सुलेट में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ये जुरिस्डिक्शन के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट अबाउट मुंबई कॉन्सुलेट इज कि यहाँ पर आप जो है ना वीज़ा और डीओवी साथ में अप्लाई कर सकते हो। अदर कॉन्सुलेट्स में आपको पहले डीओवी अप्लाई करना पड़ता है, डीओवी आएगी एंड देन उसके बाद आप जो है वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ईच डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से सबके पास होगा, तभी आपका एडमिशन भी आया होगा। और पासपोर्ट में सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है ना वो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 3 मंथ्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का मास्टर्स है तो 2 इयर्स प्लस 3 मंथ्स तक की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और दूसरा उसमें 2 ब्लैंक पेजेस जरूर होने चाहिए ताकि वो स्टैम्प दो स्टिक कर पाए। नेक्स्ट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। अगर इस पर चाहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से भी बना दूंगा। इसको फिल करना जरूरी है और एक्यूरेटली फिल करना जरूरी होता है ताकि आप इसके बेसिस पर ही वीज़ा एप्लीकेशन कर पाएंगे। साथ में आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहेंगे, जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ये डायमेंशंस होना चाहिए। अगर फोटो के डायमेंशंस या फिर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कुछ इशू होगा तो वीएफएस पे वहाँ पर सर्विस भी होती है कि आप वहीं पर फोटो क्लिक करवा के सबमिट करवा दें, बट उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट इज एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। नाउ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं मेनली। सबसे पहला एडमिशन लेटर, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेटर नहीं रिलीज करती, वो जो है एक तरीके से एक ईमेल में ही कंफर्मेशन दे देगी आपका एडमिशन हो गया, तो वो ईमेल भी अटैच कर सकते हैं, या एडमिशन लेटर हो तो वो भी अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्री इनरोलमेंट समरी है तो अगर एडमिशन लेटर या फिर ईमेल कंफर्मेशन नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो 2 कॉपीज ऑफ आपको प्री इनरोलमेंट जो आप करते हैं यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पर, उससे समरी जो आएगी वो उसकी 2 कॉपीज अटैच करनी पड़ेगी। कई केसेस में हो सकता है कि प्री इनरोलमेंट समरी की रिक्वायरमेंट ना हो, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है, कुछ लैंग्वेज कोर्सेज में नहीं होती है, तो उनका सिस्टम अलग होता है। बट अगर आप एक डिग्री प्रॉपर कोर्स एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आई थिंक ये प्री इनरोलमेंट समरी करना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसी के बेस पर आप वीज़ा अप्लाई कर पाते हो। नेक्स्ट इज एनरोलमेंट फी पेमेंट रिसीट। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो है एनरोलमेंट फी पे करनी होती है, वो जो कि रेंज कर सकती है 10 यूरो से लेकर 200 यूरो के बीच में। अब ये एनरोलमेंट फीस जो है ना, एम्बेसी चाहती है कि आपके उस अकाउंट से पे हो जिस अकाउंट का आप बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पर शो करना वाले, तो उसमें एक मेंशन होना चाहिए कि यार आपने एनरोलमेंट फीस इतने यूरो की पे की है। या फिर अगर आपने कोई एनरोलमेंट फी पे की है तो उसका ट्रांजेक्शन रिसीट भी अटैच कर सकते हैं, या फिर एनरोलमेंट फी पे करने के बाद कोई रिसीट अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। तो कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वो एनरोलमेंट फी पहले नहीं लेती है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कन्फर्मेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हमें प्री एनरोलमेंट फीस अभी नहीं चाहिए, द मोमेंट स्टूडेंट विल लैंड उसके बाद चल जाएगा, तो उस केस में भी जो एम्बेसी है वो कंसीडर कर लेगी। होगा या नहीं होगा, दोनों केस में ये वाला पॉइंट तो चल जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। नाउ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सपोज आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो 10th और 12th सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आपके बैचलर्स की मार्कशीट्स या फिर ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा या फिर डिग्री जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर फॉर एग्जाम्पल अगर बैचलर्स पे आ रहे हो तो 10th 12th पे आपको HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अटेस्टेशन कराना रहेगा और अपोस्टाइल कराने का 10th और 12th पे। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको बैचलर्स की मार्कशीट जितनी भी सब पर अटेस्टेशन कराना पड़ेगा HED का, और साथ में अपोस्टाइल भी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मार्कशीट बहुत सारी हो और अगर आपके पास सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट है तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट पे भी करा लोगे तो भी चल जाएगा, HED अटेस्टेशन प्लस अपोस्टाइल। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री पर तो होना ही चाहिए आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अटेस्टेशन और आपका जो है ये अपोस्टाइल, ये अटेस्टेशन से चाहिए। और इसको करवाने में ही आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि कई स्टेट्स के जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा इश्यू आता है। सो 2 अटेस्टेशन आपको करवाने रहेंगे, जो कि एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा और एक अपोस्टाइल होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। और इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए रहता है वो रहता है चीमिया या फिर डीओवी। नाउ ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके एजुकेशन को लीगलाइज करता है एज पर इटालियन एजुकेशन सिस्टम, और ये आप वीएफएस ग्लोबल से ही करा सकते हैं। डीओवी तो जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस है जो कि आप वीएफएस ग्लोबल से करा सकते हैं, और चीमिया एक ऑनलाइन प्रोसेस है जो आप चीमिया की वेबसाइट से करा सकते हो। तो दोनों ही अलग चीज़ है। चीमिया इज अ पेड ऑप्शन, डीओवी में आपको ऐसा कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो डीओवी इज मच बेटर। और मुंबई के केस में जैसे मैंने बताया था कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तो आप लेकर ही जाओगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही आप जो है
DOV वहीं के वहीं अप्लाई कर सकते हो, अनलाइक अदर कॉन्सुलेट्स या एम्बेसीज। तो और इसके साथ में आपको एक CV चाहिए रहेगा। CV को नजरअंदाज मत कीजिएगा। CV इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन, बिकॉज उसमें आपकी पूरी जर्नी मेंशन होती है, वर्क एक्सपीरियंसेस मेंशन होते हैं, व्हाट यू हैव स्टडीड मेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से उसको भी थोड़ा प्रॉपर बनाए और यूरोपास फॉर्मेट में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वो एक्सेप्ट करती है एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल। मतलब फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है तो उसको समझना बहुत ईजी हो जाता है। और एक और नोट में आप देखोगे कि SDM अटेस्टेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। तो फॉलो स्टेप वही करना है आपको। सबसे पहले HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अटेस्ट कराना है, देन MEA से अपोस्टाइल कराना है एंड देन सबमिट करना है। अगर आप ये बीच का रास्ता अपनाओगे SDM से करा ले तो वो एक्सेप्टेड नहीं होने वाला है दोस्तों। अच्छा, यहाँ तक तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताया वो सारे सिमिलर हुआ करते थे पिछले कई सालों से, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंटेशन में चेंज आया वो अब आने वाला है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो अब आपको जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है वो 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है, लेकिन उसका अमाउंट जो मिनिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 10,179 यूरोज। कहीं ना कहीं ये 11-11.5 लाख रुपए के आसपास आता है इंडिया में। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो 12 लाख रुपए। तो मिनिमम 12 लाख रुपीस आपको जो है शो करना पड़ेगा आपके बैंक स्टेटमेंट में। आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो तो आप खुद के बैंक स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके बैंक स्टेटमेंट में शो कर सकते हो। तो या फिर अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो फिर वहाँ तो विजिबल हो ही जाता है। अच्छा, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो तो सेल्फ स्पॉन्सर में आपको जो है ये बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए रहेगा 6 मंथ्स का, साथ में इसके आपको ITR चाहिए रहेंगे, साथ में आपको इसकी सैलरी स्लिप्स चाहिए रहेगी और आपकी इनकम प्रूफ चाहिए। और अगर आप बिजनेस करो तो फिर बिजनेस के प्रूफ्स आपको चाहिए रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई और थर्ड पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि अब तो अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ जो है 4th डिग्री तक जो है आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर करती है, चाचा चाची मामा मामी सिस्टर ब्रदर कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो उस केस में आपको एक स्पॉन्सर लेटर प्रिपेयर कराना पड़ेगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट जो है ये इस कोर्स के लिए यहाँ पर जा रहा है और आई एम द वन हु इज स्पॉन्सरिंग हिज स्टडीज फॉर द कंप्लीट लिविंग एक्सपेंसेस, और इतना अमाउंट हम शो कर रहे हैं विच इज सफिशिएंट टू मैनेज द लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द कोर्स। तो इस तरीके से वो बनेगा। और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, अब अगर स्पॉन्सर के केस में है तो 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी स्पॉन्सर का लग रहा है और जो अमाउंट शो करना है बैंक स्टेटमेंट वो भी स्पॉन्सर के अकाउंट में शो होगा, इनकम प्रूफ भी स्पॉन्सर के लगेंगे, ITRs भी स्पॉन्सर के लगेंगे, और जो मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके से इन शॉर्ट स्पॉन्सर की लगने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हम स्कॉलरशिप का कंफर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं और उससे मैनेज कर सकते हैं फाइनेंसेस? वेल, द आंसर इज येस और नो। जैसे यहाँ पर जो क्या है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स या फिर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स इटालियन गवर्नमेंट ऑफर करती है वो शॉर्ट स्कॉलरशिप्स होती है, वो कंफर्म हो चुकी होती है आपकी स्कॉलरशिप, तो उनको बिल्कुल आप दिखा सकते हो। जैसे कि इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्कॉलरशिप होती है वो आप MECI वाली जो होती है वो कर सकते हो, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोई स्कॉलरशिप आपको मिल रही वो। लेकिन जहां हम ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की बात करते हो तो ये फाइनल कंफर्मेशन इनका तब आता है जब आप यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको इशू आ सकता है। अदरवाइज स्कॉलरशिप आप जो है जस्टिफाई कर सकते हो। और अगर स्कॉलरशिप का अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 8,000 यूरोज है लेकिन आपको अमाउंट वीजा के अकॉर्डिंग शो करना है 10,179 यूरो, तो वो डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही अगर आप कोई एजुकेशन लोन भी दे रहे हो और एजुकेशन लोन का अमाउंट कम है तो आपको तो 10,179 करना है, तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप आपके बैंक स्टेटमेंट में शो कर सकते हो और बाकी जितना भी लोन आपका प्रोसेस हो रहा है वो कर सकते हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर बच्चे अटक सकते हैं वो है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। नाउ अगर आपके पासपोर्ट में या आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ नेम चेंज वगैरह आ रहा है तो उस केस में बेहतर है कि आप वन एंड द सेम सर्टिफिकेट पहले से प्रिपेयर करा ले। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो जस्टिफाई करता है कि आप सेम पर्सन है, थोड़ा सा नेम्स डिफरेंसेस है डॉक्यूमेंट्स में बट द पर्सन इज सेम, और उसको तहसीलदार से आपको अटेस्ट कराना रहता है और उसके बाद में आपको जो इसको अपोस्टाइल कराना रहता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की वजह से भी काफी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। सो अगर कोई नेम चेंजेस है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो मेक श्योर टू गेट इट रेक्टिफाइड। और नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस ओवरसीज वाला। तो उसमें क्या होने वाला है, आपका जो 1 ईयर का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा जो शेंजन टेरिटरी के कंप्लाइंट होता है, और इसमें मिनिमम कवरेज जो कहा जाता है वो $30,000 का होना चाहिए। तो इतना अगर है तो फिर आप सफिशिएंटली करवा सकते हैं। 1 साल का जरूर करिएगा, काफी बच्चे पहले जो है 6 मंथ्स का करवा लेते थे। नेक्स्ट इज आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करनी रहती है। अच्छा, यहाँ पर पहली बार ऐसा मतलब ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि भैया फ्लाइट टिकट जो आप करेंगे वो 1 वे होनी चाहिए, कंफर्म्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है PNR को चेक भी कर सकते हैं, मतलब आपकी बुकिंग को चेक भी कर सकते हैं। तो ये नई चीज़ है, तो आपको कंफर्म्ड जो है बुकिंग करनी पड़ेगी ऑन टॉप ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वो तो अमाउंट जो आप शो कर रहे हो 10-12 लाख रुपए का वो तो है ही है, उसके साथ में आपको कंफर्म्ड फ्लाइट भी करनी होगी। फ्लाइट ऐसी कर लीजिएगा जो रिफंडेबल हो, तो आप कुछ दिन पहले कैंसिल करो और आपको फुल रिफंड मिल जाए। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन प्रूफ। सो अकोमोडेशन प्रूफ आपको 30 डेज का देना रहेगा। वो 3 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, अगोडा वेबसाइट है, booking.com है, वहां से कर सकते हो 30 डेज की बुकिंग, होटल बुकिंग। सेकंड है आप या तो फिर कोई लीज एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी बिफोर आने के पहले यहाँ किसी नेटिव स्टूडेंट या फ्रेंड की मदद से आप जो है साइन कर लो, या फिर अगर
आप कोई यूनिवर्सिटी ही अकोमोडेशन फाइनलाइज कर रहे हो और आपके पास कहीं पर वो प्रूफ है उस चीज़ का, तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट इज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। पहली दफ़ा ये भी चेकलिस्ट में ऐड किया गया है। तो आपके जो टोएफएल हो गया या फिर पीटी हो गया, फिर आइल्स हो गया, ये सारे ही जो सर्टिफिकेट्स है ये एक्सेप्टेड है। और अगर ये सर्टिफिकेट्स नहीं भी आपके पास, तो आप जो है MOI अटैच कर सकते हैं, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अगर आपने अपनी स्कूलिंग पहले जो है इंग्लिश में की या फिर आपने प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में किया है, तो वो उस कॉलेज या उस स्कूल से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन इंग्लिश में, और वो भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आइल्स मैंडेटरी है, तो वो वाला नहीं सीन है, आप ये भी अटैच कर सकते हैं ईजिली। और अगर आप कोई इटालियन लैंग्वेज कोर्स के लिए करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको B2 लेवल ऑफ इटालियन लैंग्वेज नॉलेज का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, तो इजीली हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मुझे लगता है वो है आपका कवर लेटर, जिसको SOP भी कहा जाता है। नाउ ये कवर लेटर एम्बेसी कहती है कि आप 1 पेज का बनाओ, ज़्यादा लॉन्ग इसको ना खींचो, और हालांकि कभी स्टूडेंट्स का वो 2 पेजेस का चले जाता है। अब इसमें सिर्फ 4 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहला, वाई दिस कोर्स, इसका आंसर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड होता है वाई दिस यूनिवर्सिटी, इसका आंसर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। पूरा आपका फाइनेंशियल सपोर्ट की डिटेल्स थर्ड, और साथ में फोर्थ जो है आपको अकोमोडेशन डिटेल्स ये है। लेकिन ये तो एम्बेसी के चेकलिस्ट में लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट होता है वो इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया वाला पॉइंट होता है। इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एजुकेशन करने के बाद जो है रिटर्न बैक इंडिया आ जाओगे, अब जो भी करने के लिए आओगे, क्योंकि एम्बेसी डजंट वांट यू टू स्टे देयर, क्योंकि आप स्टडी पर्पस से जा रहे हो, तो आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ स्टडी होना चाहिए। और इस साल 2026 के लिए जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं 30 नवंबर 2026 तक। तो मेक श्योर कि उसके पहले आप DOV ले आए, उसके पहले आप वीज़ा की एप्लीकेशन कर दें, ताकि आप ये डेडलाइंस ना चुकें। और 3 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो यार, एजुकेशन लोन अगर आप प्लान कर रहे हो, तो वो कोशिश करना कि आपके अकाउंट में डिसबर्स हो चुका हो। आप सोच रहे हो कि सैंक्शन लेटर के बेसिस पर हम वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपका वो अमाउंट जो है डिसबर्स होना चाहिए, और कोई सा लोन भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपको अब स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आप मतलब किसी से भी एक तरीके से आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर 4th डिग्री किनशिप तक का अलाउ किया हुआ है, बट अब पॉसिबल हो जाएगा। उसमें कोई बस आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप उनके साथ में प्रूव करना होगा। और प्रोविजनल डिग्री की, जिनके स्टूडेंट्स के पास फाइनल डिग्रीज नहीं है, वो प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए रहेगा कि प्रोविजनल डिग्री या फिर प्रोविजनल डिप्लोमा पर जो है HED अटेस्टेशन होना चाहिए, और साथ में उस पर अपोस्टाइल भी होना चाहिए। और इसके अलावा भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। ये जो चेकलिस्ट मैंने बताई, ये काफ़ी बेसिक चेकलिस्ट है। इसमें और जितना, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स नेटवर्थ करते हैं, नेटवर्थ सर्टिफिकेट ऐड करते थे। कुछ स्टूडेंट जो है वो ITR को बढ़ाकर अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि ITRs को काफ़ी लोग कम पे करते हैं। तो अब तो आप 10-12 लाख तक आपको कोई टैक्स सच पे नहीं करना है, तो आप बढ़ा सकते हो ITRs को अपने, ताकि वो जस्टिफाई करे आपकी इनकम को या आपके स्टेटमेंट्स को। और इंटरव्यू सबसे अहम होता है, तो इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज़ आप प्लान करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके कवर लेटर से पूछे जाएंगे। वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, पेरेंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अकोमोडेशन कहाँ है, कहाँ पर जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, और कहाँ पर स्टे करोगे। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी। क्या हो सकता है थोड़ी बहुत कोर्स से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाए। तो ये मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर फाइल टू द एम्बेसी। वो फाइलिंग का खेल ही होने वाला है, और हम उसी चीज़ में आपकी हेल्प कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू टेक आवर वीज़ा सर्विसेज, ऑल्दो वी प्रोवाइड एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीज़ा, प्री एनरोलमेंट, सारी सर्विसेज, बट अगर आप सिर्फ वीज़ा सर्विसेज लेना चाहते हो, तो वो भी हमारी टीम से इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। वी हैव सिक्योर्ड मेनी वीज़ाज, और शायद हमारे स्टूडेंट्स हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर। सो डरने वाली कोई बात नहीं, आप बेझिझक वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करें। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सी यू इन इटली देन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।